नहीं भाई, ये तो मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन अंकुश लांबा के साथ बैठे होंगे। बिल्कुल याद है, 22 जून 2015, गैंग्स ऑफ वासेपुर मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मेरे मुंह से ये बहुत निकलता है, तमाम सारी बातें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। दोस्तों, वैसे तो यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब मुझे सर 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 कहते हैं और मुझे अपना गुरु मानते हैं, बट आज जो हमारे पॉडकास्ट में आज हम जिनसे मिलने वाले हैं वो मेरे गुरु रह चुके हैं और मैं इनको तब से फॉलो कर रहा हूँ और शायद अभी तक तो बहुत सारे लोग समझ भी चुके होंगे कि मैं किन की बात करने वाला हूँ और हम किन से आज मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं डॉक्टर गौरव गर्ग सर से। हेलो सर। हेलो हेलो अंकुश। सर, सबसे पहले तो मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा, मैं इतना नर्वस हूँ कि मतलब अभी थोड़ा सा शिवरिंग शिवरिंग हो रही है बॉडी में। और 2015 में मैं पहले तो सर, वैसे तो पॉडकास्ट है, वैसे ये इंटरव्यू है आपका मुझे लेना है, बट मैं पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं कैसे आपका फ़ैन बना और कैसे मैंने आपको ढूंढा और कैसे फॉलो करना स्टार्ट किया। 2015 की बात है, जब मैं बैंकिंग की तैयारी करने के लिए मैंने सोचा कि चलो करते हैं नवंबर के आसपास। तो करंट अफेयर्स ऐसा था कि मतलब मुझे लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा। मैथ्स हो चलो मैं कर लूँगा, रीजनिंग भी कर लूँगा, इंग्लिश और जीके ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगा। तो जीके के लिए मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि कोई जीके पढ़ाता है क्या। तो ऐसा देखते देखते बहुत से चैनल्स मुझे दिखे, लेकिन वो सब करंट अफेयर्स मतलब ऐसा था कि दिखा देते थे, बस कोई पढ़ा नहीं रहा था, या कहीं मिल भी रहा था तो वेबसाइट में मिल रहे थे, न्यूज़ बस देख लो और पढ़ के जाओ। तो अचानक से एक दिन आपका वीडियो मुझे दिखा और जब मैंने वीडियो देखा, आपकी एक तो आवाज़ में जो बुलंदी है वो एनर्जी, मतलब और जो एक्सप्लेनेशन कि आप एक एक क्वेश्चन में एक एक ऑप्शंस को जो एक्सप्लेन करते हैं, मतलब मुझे लगा यार ये वो बंदा है जो मुझे पास करवा सकता है, मेरी बैंक की जॉब लगवा सकता है। मैंने तुरंत उस दिन चैनल सब्सक्राइब किया। आपका आपका हार्डली उस समय 1200 या 1400 सब्सक्राइबर थे उस टाइम पे। हाँ, नवंबर में आई थिंक 4-5 हज़ार। हाँ, 4-5 हज़ार, हाँ ऐसे ही समथिंग कुछ थे। तो मैंने बस फॉलो किया आपको, स्टार्ट किया। आपके वीकली वीडियोस आते थे वीकली और आते थे। वो वीकली वीडियोस मैं फॉलो करता था। मैं कम से कम, अगर बोला जाए तो बहुत से स्टूडेंट्स जैसे आज की डेट पे बोलते हैं कि सर रिवीजन कैसे होता है, तो मैं बताऊं दोस्तों आपको कि रिवीजन कैसे होता है। तो जैसे आप मूवीज देखते हैं ना, दिन भर बैठकर 2-2, 3-3 घंटे या 4 घंटे, मैं सर के वीडियोस देखता था। रात को 9 बजे से लगाता था, रात 1, 1:30, 2 बजे तक, जब तक नींद नहीं आती थी, बस वही वीडियोस बार 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 बार। मतलब कई बार तो ऐसा होता था कि अगर आंख भी बंद कर लूं तो मुझे पता होता था कि अब सर क्या बोलने वाले हैं आगे। तो ऐसे सर मैं आपका फ़ैन बना और आपको फॉलो किया। फिर बैंक में सिलेक्शन हो गया, फिर मैंने बैंक भी छोड़ दिया और अब मैं बस टीचिंग में ही हूँ। तो अब आपके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि इतने सालों बाद मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि शायद आपसे कभी ऐसी बात हो पाएगी। तो आज हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि आप ने मतलब क्या सोचकर टीचिंग में आप मतलब ऑनलाइन आए थे? ऑफलाइन तो शायद आप पहले से थे, बट ऑनलाइन आप क्या सोचकर आए थे? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पॉडकास्ट में बुलाया और आप इतनी दूर से, छत्तीसगढ़ से आज यहाँ गुड़गांव आए हैं मेरा इंटरव्यू लेने। सो आई रियली थिंक दैट यू हैव टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। और जितने भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं या जो जिन्होंने भी किसी भी हद तक अगर मैंने किसी के जीवन में कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, आई थिंक यू विल बी इन टॉप 1% ऑफ दोज, बिकॉज आपने जो अचीव किया है आज, इतने, मेरे को लगता है कि क्योंकि बच्चों से फीडबैक मिलता रहता है, क्योंकि क्या है ना, आज जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने अपने टीचर बनाए हुए हैं कि मुझे मान लीजिए मैथ इससे पढ़ना है, करंट अफेयर इससे पढ़ना है, रीजनिंग इससे पढ़ना है। तो जब स्टूडेंट मेरे पास आते हैं तो कहते हैं हमें अंकुश सर ने भेजा था। एंड ओवर द ईयर्स आई हैव सीन दैट पिछले 6-7 साल से ही शायद आप मुझे रिकमेंड कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो जो स्टूडेंट्स आते हैं वो बताते हैं कि अंकुश सर ने हमें भेजा है, और आप हमारी कंपनी से किसी भी तरह से एसोसिएटेड नहीं है, मुझसे किसी तरह से एसोसिएटेड नहीं है। आज हम पहली बार जीवन में मिल रहे हैं और फ़ोन पे भी हमारी 2 महीने पहले ही शायद पहली बार बात हुई थी इन लाइफ। तो वो सब चीज़ें मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं। इससे पता चलता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें एक सच्चाई है। आप सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे कि आप कैमरे पे हैं, आपने वास्तव में यू हैव यू नो योर वर्ड्स दे एक्चुअली मीन। तो वो उसके लिए थैंक्स अ लॉट। और आप इतनी दूर से इंटरव्यू लेने मेरा आए हैं, दिस ऑल्सो मीन्स अ लॉट टू मी। आप 1200 किलोमीटर ट्रैवल करके आए हैं आज। पढ़ाने की मैं बात करूं तो जब मैंने MBA फिनिश किया अपना, और MBA मैंने एक काफ़ी रिनाउंड कॉलेज से किया था, और मेरी जॉब भी कॉलेज के थ्रू ही एक प्लेसमेंट से लगी थी। मेरी जॉब मुंबई में, मैं जॉब करता था।
लेकिन जॉब मैंने बहुत जल्दी छोड़ दिया था क्योंकि मेरा पैशन ही सिर्फ पढ़ाना था। और आज जो आप ये देखते हैं एडटेक है या टीचर्स इतने पॉपुलर हैं या ये सब जो है, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे भी नहीं पता था कि जैसे आपने कहा कि 4000 सब्सक्राइबर थे और आज 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं चैनल पे ऑलमोस्ट। तो मुझे भी नहीं पता था कि इतने इतने हो जाएंगे। इट स्टार्टेड प्योरली आउट ऑफ पैशन, कि सिर्फ पैशन था पढ़ाने का। और एक बहुत छोटा सा ऑफलाइन कोचिंग खोला था लाजपत नगर दिल्ली में, वहाँ पे मैं पढ़ाता था। उस समय तो मैं करंट अफेयर भी नहीं पढ़ाता था, मैं इंग्लिश पढ़ाता था। मेनली मैं जीमेट फैकल्टी था और कैट फैकल्टी था। कैट में खुद मेरा बहुत अच्छा स्कोर था वर्बल एबिलिटी में। ऑफलाइन वाला जो हमारा इनिशिएटिव था वो उतना स्पीड पकड़ नहीं पाया। मुझे ये लगा कि ऑफलाइन में एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ऑफलाइन में क्या होता है कि जो एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं वो आपको आसानी से दबा सकते हैं। उनकी ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा बजट रहेगा, आपसे ज़्यादा मार्केटिंग वो रहेगी उनका। तो ऑफलाइन में एक मुझे ऑनलाइन एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं लगा ऑफलाइन। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑनलाइन में आता हूँ, और पहले कोशिश ये थी कि ऑनलाइन के थ्रू ऑफलाइन में बिजनेस बढ़ाया जाए। लेकिन फिर मैं पूरी तरह से ऑनलाइन शिफ्ट हो गया जब बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ ली चैनल ने। और स्पीड तब पकड़ी, पहले मैंने, अगर आप स्टडी IQ पे शुरू के वीडियोस देखेंगे मेरे, तो वो सारे इंग्लिश के वीडियोस हैं सारे। नाउन, प्रोनाउन, पहला जो मेरा वीडियो था यूट्यूब पे वो नाउन का था। फिर वोकैब वगैरह के मेरे वीडियोस थे उस समय के। तो अक्टूबर के आसपास की बात होगी जब मैंने करंट अफेयर पढ़ाना स्टार्ट किया, अक्टूबर 2015। तो मैं पहला टीचर था यूट्यूब पे, शायद इसलिए जब आपने सर्च किया होगा तो मैं ही आ रहा था। इनफैक्ट एक समय था जब आप करंट अफेयर अगर टाइप करते थे यूट्यूब पे, जब मैं यूट्यूब पे पढ़ाता था, तो 8वें 9वें पेज पे जाके कोई दूसरा वीडियो आता था। सारे मेरे ही वीडियोस रहते थे, मंथ वाइज, पूरे मंथ वाइज, वीक वन। यस, तो मैं वीकली पढ़ाता था, डेली करंट अफेयर नहीं थे उस समय, वीकली, और इंग्लिश में पढ़ाता था। तब इंग्लिश और हिंदी नहीं था। तो मैंने देखा कि करंट अफेयर कोई नहीं पढ़ा रहा है। तो मुझे ये था कि, हालांकि अंदर से मुझे यही था कि मुझे इंग्लिश ही पढ़ाना है क्योंकि वही मेरा पैशन था। लेकिन मुझे लगा कि उस चीज़ को पढ़ाया जाए जिसको कोई नहीं पढ़ा रहा। इंग्लिश के फिर भी टीचर्स थे उस समय, और इंग्लिश में मुझे सच बताऊं उतना कोई स्कोप लग नहीं रहा था। फिर मैंने करंट अफेयर्स में अपने आप को ट्रेन करना स्टार्ट किया, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर आपका एक बेंट ऑफ माइंड उसी तरह का होना चाहिए करंट अफेयर आप पढ़ाना चाहते हैं तो। करंट अफेयर्स में मैंने अपने आप को अच्छे से ट्रेन करना स्टार्ट किया, डेली लिंक करना स्टार्ट किया, कुछ इनोवेटिव तरीके स्टार्ट किए, और उसके बाद फिर चैनल हमारा बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगा। और यूट्यूब पे मैंने 5 से 6 साल फिर पढ़ाया है। उसके बाद मैंने पेड अपने ऐप पे पढ़ाया है, एंड इट्स बीन अ वेरी फुलफिलिंग जर्नी। तो टू आंसर योर क्वेश्चन कि मैं टीचर क्यों बना, सिर्फ पैशन के कारण मैं टीचर बना और कोई मोटिव नहीं था। इनफैक्ट ये सोचा ही नहीं था, दूर दूर तक भी कोई मुझसे कहता कि मैं 8 साल बाद यहाँ बैठा हूँगा जहाँ आज बैठा हूँ, तो इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू इवन थिंक, इवन इमेजिन। बट कहते हैं ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एंड जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट विद 1 स्टेप। तो पहला स्टेप वही था कि ये मैं क्लियर था कि जीवन में बनना टीचर ही है, और उसके बाद फिर कुछ भी होगा देखा जाएगा। बट ये जब क्लैरिटी आपके अंदर आ जाती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट, तो फिर आप एक डेफिनेटली जिस चीज़ के पीछे इतने पैशनेट हैं, जब आप उसके पीछे पूरा अपनी एनर्जी लगाते हैं, तो डेफिनेटली यू सी रिजल्ट्स ऑफ दैट। सर, जैसे कि मैंने एक चीज़ देखा है कि आप हिंदी में भी वीडियोस बनाते हैं, अभी इंग्लिश में भी वीडियोस बना रहे हैं, फिर इंग्लिश में भी बना रहे हैं। तो इतना मतलब आपका टाइम रूटीन क्या रहता है दिन का? सुबह से आप कैसे मैनेज कर पाते हैं इतना? रूटीन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फिक्स तो नहीं कहूँगा मैं। ऑफिस आता हूँ जिस दिन, तो मैं 8 बजे के आसपास उठ जाता हूँ, और फिर ऑफिस में 10 बजे तक पहुँच जाता हूँ। फिर यहाँ बैठ के मैं रिसर्च करता हूँ, घर वापस जाके मैं फिर रिकॉर्डिंग करता हूँ। रिकॉर्डिंग मैं घर से ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं एक डिजिटल बोर्ड या उसी कोई मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन रूटीन का कोई फिक्स नहीं है मेरा, लेकिन दिन ये समझ लीजिए कि डेली 7 से 8 घंटे मिनिमम रिसर्च में जाते हैं। रिकॉर्डिंग जो आप देखते हैं वो मेरे को लगता है आसान पार्ट है, जो टफ पार्ट है वो रिसर्च है। तो रिसर्च में बहुत टाइम लगता है, सारा रिसर्च ऑब्वियसली खुद ही करता हूँ क्योंकि वही असली जो चीज़ है वो रिसर्च ही है। बाकी पढ़ाना तो मेरे को लगता है रिलेटिवली ईजी टास्क है। तो एक बार रिसर्च आपका बहुत स्ट्रांग है, आपने मेंटल पिक्चर बना ली है कि आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है, तो पूरी स्टोरी आपने अपने मन में बना ली है, फिर उसको बस एक एग्जीक्यूट करना रहता है। तो मेन टाइम तो रिसर्च में जाता है, और रिसर्च के लिए बस एक शांत जगह, शांत दिमाग, यही चाहिए होता है, और इंटरनेट ऑफ कोर्स। तो सर, कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि आप वीडियो बना रहे हैं, बनाते बनाते मतलब अचानक से कुछ चीज़ आप भूल गए या फिर से आपको रिकॉर्डिंग करना पड़ा हो? हर बार ही होता है तो मतलब ये तो आप समझ लीजिए, क्योंकि देखिए मैं करंट अफेयर टीचर हूँ। करंट अफेयर्स में क्या होता है ना कि हर रोज वो चीज़ आ रही है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप एक उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ है, वो चीज़ उत्पन्न ही आज हुई है। तो उसको पहले पढ़ना, समझना, उसमें रिसर्च करना, उसको फिर कई चीज़ों से जोड़ना, तो उसमें ऑब्वियसली कई बार पढ़ाते पढ़ाते वो चीज़ भूल जाते हैं, फिर रीटेक करता हूँ। या फिर अब तो खैर बहुत आदत हो गई है,
तो अब जो जो स्टैटिक चीज़ें होती हैं रिलेटिवली वो सब दिमाग में याद रहती हैं, लेकिन करंट वाली जो चीज़ें हैं वो याद रखी नहीं जा सकती, जो आई ही अभी हैं। जैसे कल ही मैं वीडियो बना रहा था, जिसमें हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री के डेटा आया है कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी किस राज्य में है इंडिया में, राइट, और सबसे कम लिटरेसी किस राज्य में है। अब उसमें वो डेटा है पूरा, किसी में 67.77% है, किसी में 65, ये सब तो फिर याद रखा नहीं जा सकता, इसके लिए फिर नोट्स रेफर करने पड़ते हैं। लेकिन इसमें आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो, क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस में हैं, तो अब मुझे अगर उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बताना है तो मैं 2 मिनट में बता दूंगा, क्योंकि मुझे पता है उसकी जो चीज़ें हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बता दूंगा, कमिटीज़ बता दूंगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो रिसेंट स्कीम्स हैं वो मैं बता दूंगा। तो ये सब हमेशा दिमाग में रहता है, लेकिन जो उस समय जो डेटा आया है नया, या तो वो याद रखना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसमें फिर 2-3 हफ्ते या 1 महीने का टाइम लगता है। और सर एक बीच में बहुत ज़्यादा मतलब मुझे सुनने को मिला था कि जब आपने, तब तक मैं तो बैंकिंग वगैरह छोड़ चुका था और वीडियोस देखना भी आपके बंद हो गए थे तब तक, बट हाँ रेगुलर मैं आपके चैनल को विजिट करते रहता था। तो एक बीच में आया था कि आपने जो फ्री करंट अफेयर्स आप पढ़ा रहे थे वो अचानक से आपने पेड कर दिए थे, तो बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइज करने लगे थे। तो वो क्या सीन था और मतलब कैसे आपने टैकल किया उसको? देखो, मेरे को लगता है उस समय कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी थे कंपनी में। मुझे ये लगा कि जैसे पहले क्या होता था, जब मैं फ्री में पढ़ाता था और मैंने बहुत एंजॉय किया, दोनों फेज मैंने बहुत एंजॉय किए हैं, फ्री भी और पेड भी। लेकिन मुझे लगा कि जो सबसे, मान लीजिए मैं फ्री में अगर करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ और फिर बच्चा चैनल पे आ रहा है या वो है, तो हम उसमें अपने कोर्सेज पिच करते थे कि अगर आपको लेना है तो हमारा ये कोर्स ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। इस तरह से हम अपनी कंपनी को स्केल करते थे। लेकिन फिर मुझे लगा कि हम सबसे अच्छी जो चीज़ है वो फ्री में दे रहे हैं, और बाकी जो चीज़ है वो इसका मुकाबला नहीं कर सकती, तो इसको पेड किया जाए। तो ये वो सोच थी मेन। और दूसरा क्या था, मैं यूट्यूब से हटना चाहता था। ये थोड़ा सा सुन के लोगों को वो लगेगा कि यूट्यूब से हटना, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि यूट्यूब पे ही सारा गेम है, यूट्यूब पे जिसके व्यूज़ ज़्यादा हैं वही, उसी से सारा गेम है। लेकिन मुझे लगा यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा भेड़ चाल हो गई हर चीज़ की। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये लगने लगा कि एक रैट रेस सा बन गया था। आज भी आप देखें, अगर यूट्यूब पे 1000 से ज़्यादा चैनल हैं जो करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, राइट। सुबह 5 बजे से ही स्टार्ट हो जाते हैं चैनल्स, 6 बजे, 7 बजे। अब क्या होता है उसमें कि जैसे एक कहावत है ना कि अगर रैट रेस में आप जीत भी जाओ तो रैट ही रहोगे। तो मुझे ये लगा कि यूट्यूब पे फिर लोगों की परसेप्शन ये हो जाती है कि जो व्यूज़ ज़्यादा ला रहा है वो ज़्यादा अच्छा टीचर है। लेकिन मुझे लगता है व्यूज़ एक बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है, कि व्यूज़ सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपका कंटेंट कैसा है। व्यूज़ के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पे अभी मैं नहीं जाना चाहूँगा डिटेल में। तो मुझे लगा कि यूट्यूब के अगर मैं गेम में जाऊँगा अननेसेसरी, तो एक मेरे को ये लगा कि मेरे कंटेंट में एक एंजाइटी आ रही है। मतलब एक, जैसे पढ़ाते वक्त आदमी फिर सिर्फ उसका नहीं सोच रहा कि क्या पढ़ा रहा है, वो और 1000 चीज़ें सोच रहा है। जब मैंने अपने आप को किया, उससे पहले कुछ समय के लिए मैं डेली करंट अफेयर यूट्यूब पे पढ़ाता था, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारी और चीज़ें हैं जिन पे मेरा ध्यान जाने लगा। जैसे बच्चे कमेंट्स में क्या लिख रहे हैं, या जब वीडियो मेरा प्रीमियर हो रहा है या लाइव जा रहा है, ज़्यादातर प्रीमियर ही होता था उस समय, विंडो में कमेंट क्या हो रहे हैं, इन सब में मेरा ध्यान जाने लगा। या व्यूज़ कितने हैं, मान लीजिए मेरे व्यूज़ उतने हैं, किसी और के उससे ज़्यादा हैं, ये हैं, इन सब चीज़ों में मेरे को लगा मैं कहीं ना कहीं एक कंटेंट से हट रहा हूँ। तो मुझे लगा मुझे इस गेम में ही नहीं पढ़ना, अगर किसी को सच में पढ़ना है मुझसे तो वो फिर ऐप पे आएगा। और बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे ऐसी होती हैं जो बच्चों को भटका देती हैं। जैसे अब ऐप है हमारी, उस पर कमेंट्स नहीं होते। अब कोई कहेगा कि कमेंट्स नहीं होते तो फिर कैसे, कमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चों को ज़रूरत ही क्यों है कि वो वीडियो के नीचे कमेंट करें? अगर उसको कुछ पूछना है तो वो प्राइवेट में टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकता है, ईमेल पे पूछ सकता है। लेकिन नीचे कमेंट्स, आजकल तो ये रहता है कि बच्चे वीडियो कम और वीडियो के नीचे जो कमेंट्स हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो बस मुझे ये लगा कि जो मेरी क्वालिटी है मैं यूट्यूब पे नहीं दे पा रहा हूँ, एक रीज़न ये भी था। और यूट्यूब पे एक अननेसेसरी का एक कंपटीशन और ये सब जो आपस में टीचर्स के बीच में कंपटीशन होता है, ये होता है, मैं इससे निकलना चाहता था और एक अपनी अलग पहचान बनाना चाहता था। तो मुझे लगता है वो मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। और आज 4 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ, लेकिन जिसको मुझ तक पहुँचना होता है वो पहुँच जाता है। सर यूट्यूब से ही एक सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में कि यूट्यूब आज की डेट पे अगर बोला जाए तो इतने चैनल्स बन रहे हैं, स्टूडेंट मतलब अपनी पढ़ाई छोड़कर, आपने ही अभी कुछ पोस्ट किया था शायद 1-2 दिन पहले, आपने मुझे मैसेज भी किया था
कि अपनी पढ़ाई को छोड़कर आप यूट्यूब चैनल ना बनाइए, आप पहले सक्सेस पाइए और आपके सक्सेस को मतलब आपका फेम बनने दीजिए। तो वो मतलब आप कैसे इस चीज को क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? मतलब मुझे ऐसा बस लगा कि मैंने देखा कि बहुत सारे चैनल्स हैं इस तरह के, जैसे साइड में रिकमेंडेशन में आ जाते हैं, तो मैं देखता था कि मुझे लगा कोई टीचर है, फिर पता चला नहीं है तो एस्पिरेंट है। और एस्पिरेंट वीडियो बना रहा है कि एस्पिरेंट ने कैमरा ऑन कर दिया कि मेरे साथ पढ़िए, एस्पिरेंट 5-6 घंटे लाइव है। मतलब मैं तो ओल्ड स्कूल्ड हूँ, अभी भी मैं तो पुराने तरीके से ही पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे सामने किसी ने कैमरा खोल रखा और मैं कैमरे पे पढ़ रहा हूँ, तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगा कि मुझे कोई देख रहा है। ये विचार ही अपने आप में मेरे दिमाग में इतनी एंजाइटी दे देगा कि मेरा ध्यान किताब में कैसे जाएगा। तो एक बस मैंने ऐसी वीडियो देखा कहीं, मेरे रिकमेंडेशन में आ गया, जिसमें एक लड़की थी और वो कह रही थी आप मेरे साथ पढ़ो डेली। तो उसने वो एक कैमरा लगा दिया और 1000-2000 लोग लाइव हैं, उसके साथ बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं सोच रहा था कि मतलब साथ पढ़ना क्या होता है। मतलब जब हम पढ़ते हैं तो हम तो बिल्कुल ऐसी एकदम शांति चाहिए हमें, एकदम बिल्कुल कोई चीज दिमाग में नहीं होनी चाहिए। हम किसी के साथ कैसे पढ़ सकते हैं, मेरे ऐसा लगा। और एस्पिरेंट है वो लड़की, मतलब मुझे लगा कि कुछ अचीव करने के बाद ही यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। और फिर मैं ऑब्वियसली कुछ और मैंने वीडियोस देखे जिसमें एस्पिरेंट्स हैं, वो ब्लॉग कर रहे हैं कि ये देखो ये मेरा कमरा है राजेंद्र नगर में, या जहां भी वो रहते हैं ये है। तो इन चीजों से मेरे को लगता है वो भटकेंगे अल्टीमेटली। देखिए आप, जो एक क्वालिटी स्टडी होती है, पहले की अगर क्वालिटी स्टडी होती थी, ये मैंने रियलाइज किया है आज, ध्यान इतना भटका हुआ है स्टूडेंट्स का कि वो एक पहरा भी नहीं पढ़ पाते। किताब तो भूल जाइए, अगर किसी को मैं कहता हूं कि आप ये एक आर्टिकल पढ़ लीजिए, तो आर्टिकल नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ हेडलाइन पढ़ेगा, आर्टिकल नहीं पढ़ेगा। क्योंकि आर्टिकल पढ़ने के लिए दिमाग शांत चाहिए, बैठना पड़ेगा, वो किसके पास उतनी टाइम है आजकल। तो सिर्फ हेडलाइन पढ़ के ही लोग, बस उतना ही लोगों का इंटेलेक्ट रह गया आजकल कि बस हेडलाइन पढ़ते हैं और उसके नीचे आर्टिकल नहीं पढ़ते हैं। इनफैक्ट मैं देखता हूं लोग सोशल मीडिया पे वो आर्टिकल शेयर करते हैं जो खुद ही नहीं पढ़ा। तो कई बार वो पता चल जाता है, क्योंकि वो आर्टिकल के ऊपर जो चीज लिखते हैं वो उस आर्टिकल में होती नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं, मुझे लगता है हम एक परसेप्शन वाली जिंदगी जी रहे हैं अब सिर्फ, रादर देन नॉलेज वाली, जिसमें बस परसेप्शन मैटर करती है और असली नॉलेज मैटर नहीं करती। अगर आप एक ऐसा कहीं ना कहीं एक अपनी इमेज क्रिएट कर सको कि आप बहुत नॉलेजेबल हो, तो शायद उसके पीछे लोग भाग रहे हैं रादर देन एक्चुअल नॉलेज के पीछे। तो इसलिए मैंने वो ट्वीट किया, और जनरली मैं इस तरह के ट्वीट करता रहता हूं, मैं कभी रुकता नहीं हूं। मेरे को अगर कोई लगता है कोई चीज ऐसी है जो बच्चों तक कन्वे करनी चाहिए, मैं कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ता, ना आज तक मैं पढ़ा। लेकिन अगर मुझे कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीज ऐसी हैं जो एस्पिरेंट्स के लिए खराब है, तो मैं अगर एस्पिरेंट होता तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती कि मैं सिलेक्शन से पहले यूट्यूब चैनल बना लूं। मतलब लेकिन अब लोग बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो मुझे लगा उसके खिलाफ बोलना चाहिए। नहीं सही है आजकल, क्योंकि वैसे भी कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कंपटीशन, इतने कंपटीशन में दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप अपना समय काट रहे हैं, सिर्फ वो समय निकल जाएगा और समय दोबारा वापस आता नहीं है। सर ऐसे मतलब होता है ना कि लोग जब देखते हैं कि इतना मतलब इतने फॉलोअर्स हैं, इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इतने पोजीशन पे हैं, तो मतलब एक पीछे कुछ ना कुछ एक स्ट्रगल होता है। जैसे मेरी भी लाइफ में बहुत एक स्ट्रगल रहा है, बहुत कठिनाइयों से उठकर मैं यहाँ तक आया हूँ। तो ऐसा कुछ एक फेज अपना आप बताइए जो मतलब थोड़ा मोटिवेट भी करे स्टूडेंट्स को। देखिए सच बताऊं, हर रोज ही स्ट्रगल है, मतलब आज भी स्ट्रगल ही है, क्योंकि हर रोज नए चैलेंजेस आते हैं। एक आप कॉरपोरेट कंपनी आपकी है इतनी बड़ी, और उसमें इतने लोग काम करते हैं, उनकी सबकी आकांक्षाएं होती हैं, सबको ग्रोथ चाहिए। सबको ग्रोथ चाहिए तो मतलब आपको कंपनी ग्रो करनी पड़ेगी उनकी पेस से, तभी आप उनको भी ग्रोथ दे सकते हैं। तो चैलेंजेस तो हर रोज़ रहते हैं, हर रोज कंपटीशन इतना ज़्यादा है, ऑब्वियसली वो भी एक चैलेंज रहता है। ऐसा कोई फेज़, आई थिंक स्टार्टिंग का फेज़ ही बहुत टफ था। स्टार्टिंग का जो समय था 2016 2015, वो सब बहुत टफ था। ऑफलाइन नहीं चल पाया, ऑनलाइन में भी एकदम से सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, धीरे धीरे बढ़े। वो सब काफ़ी टफ था, चैलेंजिंग था, क्योंकि उसमें आपकी इनकम नहीं होती तो कुछ ऐसा करना कि इनकम भी सस्टेन आप कर सको। वो जो फेज़ था वो काफ़ी टफ था। फिर टीचर्स को हायर करने के पैसे नहीं होते थे, तो वहाँ टीचर्स को, फिर नए टीचर्स को चांस देना, उनको मेंटर करना। आज भी आप देखें स्टडी IQ पे बहुत सारे टीचर्स का ये पहला प्लेटफॉर्म होता है। जितने भी टीचर आपने आज तक स्टडी IQ पर देखे हैं, 90% मैं कह सकता हूँ कि उनका ये पहला प्लेटफॉर्म है। तो उसमें अब तो इतना टाइम नहीं होता कि मेंटरशिप करें बैठ के, लेकिन पहले के जो सब टीचर थे सबको बहुत ज़्यादा मेंटरशिप
करके तैयार किया जाता था। 2-2 साल तक मेंटरशिप की है बहुत सारे टीचर्स की। तो यही सब था स्ट्रगल, डेली स्ट्रगल। तो एक रैपिड फायर राउंड करते हैं सर के साथ। सर मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, जिनके आंसर जो भी आपके दिमाग में सबसे पहले आए आपको बस बता देना है। हमारे स्टूडेंट्स भी जानना चाहते हैं कि स्टडी आईक्यू के सब्सक्राइबर अभी कितने, क्या गौरव सर को पता है? अभी 14 मिलियन हुए हैं 3-4 दिन पहले। तो उसमें हर रोज़ शायद 7-8 हज़ार नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, तो 3 दिन का 24,000 जोड़ लीजिए, तो मेरे ख्याल से 1.4 करोड़ और 24,000 एक्स्ट्रा। आपका फेवरेट फूड आइटम? छोले राइस। छोले राइस। मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन में छोले राइस मुझे बहुत पसंद है। आपने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था वो डेट आपको याद है? बिल्कुल याद है, 22 जून 2015। फेवरेट बॉलीवुड मूवी या कोई भी मूवी आपको जो पसंद हो? गैंग्स ऑफ वासेपुर मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बाहुबली मुझे बहुत अच्छी लगती है, बाहुबली 1 और 2। बाहुबली तो मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि उसके बाद मैंने वो उसके सारे गाने तेलुगु में याद कर लिए थे। बाहुबली आपने कितनी बार देखी थी सर? नहीं, थिएटर में तो एक ही बार एक ही बार देखी, देखी। हाँ, लेकिन जैसे यूट्यूब वगैरह पे भी पड़ी हुई है तो देखता रहता हूँ। बाकी पुरानी फिल्में बहुत देखता हूँ, जो मतलब पुरानी मतलब बहुत पुरानी नहीं, जो ये 90s की फिल्में थी। जैसे कई फिल्मों के तो मतलब शुरू से एंड तक सारे डायलॉग याद हैं, जैसे सरफरोश फिल्म है आमिर खान की, या मोहरा फिल्म है, खिलाड़ियों के खिलाड़ी है। ये जो 90s वाली जो फिल्में थी, ये कई फिल्में तो मुझे पूरी याद हैं, मतलब सीन बाय सीन। कभी आप मेरे साथ देखेंगे तो आप देखेंगे कि मुझे वास्तव एक फिल्म आई थी संजय दत्त की, वो सीन बाय सीन याद है मुझे। ये सब फिल्में अच्छी लगती हैं मुझे, मतलब उस समय की पुरानी जो 90s की जो मूवीज़ थी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और आजकल तो कोई ऐसी कोई फेवरेट वाली फिल्म तो नहीं है पिछले कुछ सालों में। शायद बाहुबली के बाद कोई इतनी पसंद नहीं आई। कंतारा मुझे बहुत पसंद आई थी। एक ऐसी लाइन जो आप दिन में हर बार बोल देते हो, या ऐसा जैसे मेरी आदत है, मैं अक्सर क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बोल देता हूँ कैसे कर दे रहे हो यार, तो ऐसा कुछ? मेरे मुंह से ये बहुत निकलता है, तमाम सारी बातें। तमाम सारी। जैसे कुछ बोल रहा हूँ कि ये भी है, वो भी है, ये भी है, तमाम सारी बातें हैं, तो वो उसमें क्या होता है, फिर बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मेरे मुंह से 15-16 बार तो निकलता ही है डेली, मतलब तकिया कलाम है मेरा ही समझ लीजिए। तो दोस्तों तमाम सारी बातों को साइड रखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अभी। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाने से पहले एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बहुत से स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, 1 साल हो गया, 1.5 साल, 2 साल हो गया, तो कहीं ना कहीं अब उनकी एज भी बढ़ते जा रही है और उनके दिमाग में ये चलते रहता है क्या हमको प्लान बी भी, अपना प्लान बी मतलब रेडी करके रखना चाहिए, या क्या प्लान बी होना चाहिए हमारा, या एक प्लान पे ही हमको स्टिक रहना चाहिए हमेशा? देखिए, एक कहावत है कि विकल्प जो होता है वो संकल्प को मार देता है। तो अगर आपके पास कोई प्लान बी है तो आप पूरा प्लान ए पे अपना 100% फोकस नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास एक सिक्योरिटी रहेगी मन में कि प्लान बी तो है ही। तो मैं ये नहीं कह रहा सबके लिए ये है, लेकिन मेरे साथ तो ये है कि मैं एक ही चीज़ करता हूँ एक बार में। तो पहले तो मैं यही चाहूँगा आप पूरी एनर्जी दीजिए प्लान ए को, और अगर प्लान ए वर्क ना करे तो उसके एक ड्यूरेशन रखिए, वो एंडलेस नहीं होना चाहिए टाइम। 2 साल का समय दीजिए, 3 साल का समय दीजिए, उसके बाद फिर प्लान बी सोचने लगिए। फिर 1 साल ऐसा रख लीजिए जिसमें प्लान ए को भी टाइम दे रहे हैं, फिर प्लान बी को सोच रहे हैं, और फिर प्लान ए छोड़ के फिर प्लान बी की तरफ भागिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो सर आपके 1,40,00,000 सब्सक्राइबर और मेरे 6 सवा 6 लाख सब्सक्राइबर, मैं आपका एक ऐसा स्टूडेंट जो कमेंट्स में कभी आपको बस पूछता होऊंगा, तो आपने कभी ऐसा उम्मीद किया था या ऐसा कभी सोचा था कि आप यहाँ आज मेरे साथ बैठेंगे? नहीं भाई, ये तो मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन अंकुश लांबा के साथ बैठे होंगे। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो दोस्तों चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बार सर आप भी कह दीजिए। वैसे तो आपके इतने सारे सब्सक्राइबर और फॉलोवर हैं ही, लेकिन मुझे लगता है थिंग्स कैन ऑलवेज गेट बेटर। सो अगर आपने अभी तक अंकुश लांबा का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसको सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सर जाने से पहले एक चीज़ और आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले पॉडकास्ट के लिए आप किसी और यूट्यूबर को या टीचर को जिनका यूट्यूब चैनल हो, कम से कम 3 तो, क्योंकि इतने सब्सक्राइबर्स हैं आपके, तो एटलीस्ट हम 3 आपसे टैग मांगेंगे। आप किनको टैग करना चाहेंगे, किनको हमारे यहाँ पर पॉडकास्ट में देखना चाहेंगे नेक्स्ट? एक चैनल है, वो मुझे बहुत पसंद है, वो उनका नाम है एसेट योगी। एसेट योगी, आपने देखा है शायद? हाँ। वो मुझे बहुत पसंद है, उनको बुलाइए एक बार। मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ, कि आपके बहाने मिल लूँगा, क्योंकि मैंने उनके काफ़ी वीडियोस देखे हैं और मुझे लगता है कि वो बहुत ही शानदार टीचर हैं। फाइनेंस वगैरह के वीडियोस हैं उनके,
बाकी विपन सर मेरे बहुत क्लोज हैं, डॉक्टर विपन गोयल, GS किंग, वो मेरे बहुत सबसे क्लोज फ्रेंड्स में से हैं, तो उनको ज़रूर बुलाइए। स्टडी IQ के को फाउंडर हैं अभिषेक जैन सर, जो सोशल मीडिया पे भी नहीं है और बहुत ज़्यादा वो लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, लेकिन जैसे एक कहावत है ना कि नींव के जो पत्थर होते हैं जो दिखते नहीं है लेकिन इमारत उन्हीं पे कायम रहती है, तो वो स्टडी IQ के हमेशा से नींव के पत्थर रहे हैं, रॉक रहे हैं, तो को फाउंडर हैं वो मेरे साथ। तो मैं चाहता हूँ कि उनके बारे में भी लोग जाने, तो उनको भी आप ज़रूर बुलाइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा गौरव सर के साथ मिलकर। मुझे तो बहुत मज़ा आया। मतलब एक टीचर जिनको मैंने यूट्यूब, आप लोग भी जब मुझसे मिलते हो तो ये कहते हो ना कि सर आपको सिर्फ कैमरे में देखते थे, आज सामने देख रहे हैं, यकीन नहीं हो रहा है। तो वही चीज़ मेरे साथ चल रही है अभी भी, कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं गौरव सर के साथ बैठा हुआ हूँ और बात कर रहा हूँ, उनके साथ चाय पिया। तो काफ़ी मतलब मुझे कैसा लग रहा है, मैं ये तो क्लासेस में बताऊँगा बाद में।